हेलो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और आज के लेक्चर में। जैसा कि हम हमारे धड़कते हुए दिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग जो है आज अच्छे से रैप अप करने वाले हैं। जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हमें ह्यूमन हार्ट का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है, एनाटॉमी को दिखाना है कहाँ पर क्या है, और किस तरह से बॉडी में जो है ब्लड जा रहा है, और किस तरह से वापस जो है बाकी चीज़ें वापस हार्ट तक आ रही हैं, और एक सर्कुलेशन कैसे लंग्स से होकर के पूरा हो रहा है। उसमें अपन ने थोड़ा बहुत समझा था कि ना आर्टरीज क्या हैं, कैपिलरीज क्या हैं, वीन्स क्या हैं। फिर हमने थोड़ा बहुत ब्लड के बारे में भी समझा था। तो आज हम वो सारी चीज़ें लिखी हुई देखेंगे। अगर आपने इससे पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ आप जाकर के उस लेक्चर को पहले देख लो, फिर इसको अगर आप आकर के देखोगे तो बहुत अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा और बहुत पक्के से आपको सब कुछ आ भी जाएगा। तो आ जाओ देखो। सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो वेसल्स में कौन कौन आती हैं? आर्टरीज आती हैं, कैपिलरीज आती हैं और वीन्स आती हैं। और उसके अलावा एक बात जो मैंने बताई थी कि हार्ट ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे दोस्त ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है कि सर्कुलेटरी मीडियम के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो सर्कुलेटरी मीडियम ब्लड और लिम्फ है, इसके बारे में हमने केवल ये देखा था कि ये होता है। डिटेल में जो डिस्कशन है वो थोड़ा आज हम करेंगे इस लेक्चर में। लास्ट क्लास में केवल आपको बताया गया था। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखो, ऐसा एक हार्ट जो है हमारे बुक में हमें दिया है। तो हमने जो ड्रॉ किया था वो लगभग सिमिलर है। अगर आप देखेंगे तो जो हमने उल्टा क्वेश्चन मार्क एक ड्रॉ किया था, तो वो ये वाला पाइप है, और ऊपर से उससे अलग अलग पार्ट्स में ब्लड भी जा रहा है। और जो हमने टी वाला पाइप ड्रॉ किया था वो ये वाला पाइप है। कहीं ना कहीं पर आप समझ पा रहे हो इस बात को। और ये 4 चेम्बर्स देखो दिखाए गए हैं यहाँ पर हार्ट के। नीचे वाले चेम्बर्स बड़े हैं वेंट्रिकल्स, और ऊपर वाले जो एट्रियम्स हैं वो छोटे हैं चेम्बर्स कंपैरेटिवली। और ये देखो वेना कावा है, यहाँ से भी वेना कावा आती है। तो लगभग एक ऐसा ही हमने सिंबॉलिक डायग्राम जो है बनाना सीखा था। आप ये बना सकते हैं, अगर आप बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर जो अपन ने बनाया है वो भी बहुत अच्छा था, आप वो भी बना सकते हो। फिर उसके बाद में देखो, अब अपन एक एक चीज, जो तीनों चीजें हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में, जैसे अपन पढ़ते हैं। तो पहले तो ये मैंने डायग्राम एक यूं ही आपको दिखाने के लिए यहाँ लगा दिया कि देखो, आप देखोगे ना लंग्स यहाँ पर है और यहाँ पर है एक दूसरा लंग, और ये हार्ट एकदम बीच में देखो सेंटर में, और ये यहाँ से उस तरफ टिल्टेड है लेफ्ट साइड में। मोस्टली जो लोग होते हैं उनमें लेफ्ट साइड में हार्ट जो है टिल्टेड होता है। तो हार्ट के बारे में एक एक करके अपन समझते हैं पॉइंट्स। हार्ट क्या है? इज अ ब्लड पंपिंग मस्क्यूलर ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है? ब्लड को पंप करने वाला मस्क्यूलर ऑर्गन है, मसल्स से बना हुआ है। विच इज कंपोज्ड ऑफ, कौन सी मसल से बना हुआ है? देखो यहाँ पर एक वर्ड है कार्डियक मसल्स। कार्डियक, कार्डियोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा। तो कार्डियोलॉजी मतलब मेडिकल साइंस का वो डिपार्टमेंट जहां पर कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट से रिलेटेड जो पढ़ाई हो रही है। तो हॉस्पिटल में भी अगर कभी हम जाते हैं ना, तो उधर लिखा होता है ऐसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी का मतलब हार्ट से रिलेटेड पढ़ाई। या ऐसा पूछते हैं कि अच्छा अजमेर में, या जैसे हम अजमेर में हैं, यहाँ किसी और सिटी में पूछते हैं कि अच्छा इस शहर में अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, मतलब वो डॉक्टर जो दिल का डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर ऐसा कौन सा है? कार्डियोलॉजिस्ट। गॉट इट? फिर उसके बाद में देखो, आप नेक्स्ट पॉइंट में हम कह रहे हैं कहां पर लोकेटेड है हमारा हार्ट? थोरैसिक कैविटी में। क्या बोलते हैं इसको? थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। ये मतलब आप समझ रहे हो, ये जो जगह है, ये वाला, ये पूरा जो स्पेस है अंदर, दिस इज नोन एज थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। तो यहां पर लोकेटेड होता है। कहां होता है? इनसाइड रिब केज। रिब केज, ये हड्डियां हैं इधर, इधर ऐसा हाथ लगाओगे ना, यहाँ खत्म होता है रिब केज अपना इस जगह। वो बाबा रामदेव नहीं प्राणायाम करते हैं तो ऐसे पेट को अंदर करते हैं, तो ये वाली हड्डी उनकी पूरी दिखाई देती है, यहाँ से रिब्स भी उनकी दिखाई देती हैं। तो ये जो रिब केज जो है उसमें बीच में सिचुएटेड है बिटवीन लंग्स। कहां पर? दोनों लंग्स के बीच में, इधर इस जगह पर। ठीक है। अबव डायफ्राम, डायफ्राम ये रहा नीचे, तो डायफ्राम के ऊपर है हार्ट, दोनों लंग्स के बीच में है, एंड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, मुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है वहां ब्लड ज्यादा प्रेशर से जब जाता है ऑर्टा में, तो हमें यहाँ पर जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें धक 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 ऐसा महसूस होता है। गॉट इट? राइट हैंड साइड इसलिए कम होता है क्योंकि टिल्टेड उस तरफ है। फिर उसके बाद क्या है? हार्ट इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों तरफ एक पतली सी लेयर है पेरिकार्डियम। समझने की कोशिश करना। हम जब हार्ट को देखेंगे, अगर मान लो हार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा पूरा हार्ट,
तो वो एक फिस्ट के शेप का ऑर्गन है, मुट्ठी के जितना बड़ा ऑर्गन है। तो ये ऐसा बाहर से जब आप देख रहे हो तो बाहर से तो स्किन दिख रही है, मतलब बाहर से आपको एक लेयर दिखेगी। अंदर के जो कंपोनेंट्स हमने ड्रॉ किए थे ना, कि हमने देखा था वेंट्रिकल भी बनाया अपन ने, एट्रियम भी बनाया अपन ने, ऑर्टा भी बना दी, वेना कावा सब दिखा रहे हैं अपन उसमें, लेकिन जब आप हार्ट को देखोगे तो नहीं दिखेगा वो। जब हार्ट को बीच में से ऐसे काट दो और ऐसे खोल दो, दो हिस्से कर दो, तो वो जो हमने ड्रॉ किया है वो सब कुछ दिखेगा। आई बात समझ में? तो जो बाहर वाली लेयर है ना उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि जो पेरिकार्डियम लेयर है ये हार्ट को सपोर्ट, मतलब शेप भी बनाए रखती है हार्ट का। और हार्ट जब बहुत ज्यादा पंप करने लग जाता है ना, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी या ज्यादा एक्सपेंड होता है, तो पेरिकार्डियम उसको रोकती है कि वो फैल ना जाए, फट ना जाए, टूट ना जाए, इस तरह से। तो पेरिकार्डियम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेयर है, विच प्रोटेक्ट्स इट्स एंड गिव द शेप टू हार्ट। इसको प्रोटेक्ट भी करती है पेरिकार्डियम, बाकी ऑर्गन्स से अलग भी रखती है, और साथ ही साथ में इसको शेप भी देती है हार्ट को। अब देखो कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो हार्ट के बारे में, मजा आ जाएगा सुन करके आपको। तो देखो सबसे पहला, अच्छा ये भी आ गए हैं क्या, छोटे हमारे मजिशियन आ गए हैं यहाँ पे। खैर सबसे पहला क्या है, द एवरेज अडल्ट मेंस हार्ट वेज अराउंड 340 ग्राम, अबाउट सेम एज कैन ऑफ सूप। कितना है? लगभग 340 ग्राम्स का है एक अडल्ट मैन हार्ट, मतलब अडल्ट का हार्ट इतना है। देखो आप 340 ग्राम, 350 ग्राम मान लो, अब आधे किलो का भी नहीं है हार्ट। फिर इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये वाली है, 3/4 जो है ना, 3/4 जो है हार्ट का, वो किससे बना हुआ है? वाटर से। हार्ट का इतना बड़ा जो परसेंटेज है वो किसका बना हुआ है? वाटर से, पानी से बना हुआ है, ठीक है, ऑफ द वेट ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। फिर इसके बाद आप देखोगे ओवर अ लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में अगर हम देखें तो जो एक हार्ट है एवरेज लाइफ टाइम में 2.5 बिलियन बार बीट करता है, धक धक करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ट, मतलब जब से हम पैदा होते हैं, जब से हम लास्ट तक रहते हैं, आखिरी सांस तक रहते हैं, हमारा हार्ट नहीं रुकता है। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्किंग। ये हमेशा बीट कर रहा होता है। कितनी कमाल की मशीन है हमारे अंदर, जिसने भी बनाई है, सच अ जीनियस। हाँ देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन आप ध्यान रखना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एग्जाम में आपके किसी काम के नहीं है, ये बस मैं आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद देखो देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट, ये अपन ने समझा था। ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है एक बुक का, जिसमें से मैंने आपको लास्ट टाइम भी डायग्राम्स दिखाए थे। तो देखो यहाँ पर आप चेम्बर्स देख पा रहे होगे, ये वाला चेम्बर है यहाँ पे वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये सॉरी ये वाला लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला राइट एट्रियम है। और फिर इसमें देखो पाइप्स वगैरह दिखा रखे हैं। तो ये जो उल्टा क्वेश्चन मार्क जा रहा है ना, ये थोड़ा यूं है, अपन ने यूं बनाया था ना, ये यूं है, तो ऊपर से ऑर्टा ही है ये वाला पूरा। अब देखो यहाँ पर ये जो बीच में मोटी मोटी दीवार दिख रही है अपने को यहाँ पे, ये सेप्टम है। ये दीवार जो चेम्बर्स को अलग रख रही है हार्ट के, ये सेप्टम है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ना हमारे पास में हार्ट की स्ट्रिंग्स भी होती हैं, ऐसे अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं जो पूरा सपोर्ट किए होती है, बनाए रखती हैं इस स्ट्रक्चर को। बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है ये सब कुछ। अब आप देखोगे ना तो हार्ट के 4 चेम्बर्स में पहला है लेफ्ट एट्रियम, कहीं से भी समझना पढ़ना शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको याद होगा कि लेफ्ट एट्रियम का काम क्या होता है, ब्लड को कलेक्ट करता है लंग्स से। लंग्स से जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। और लंग्स से आने वाला ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो कहाँ पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। और ये एट्रियम उसको क्या करता है? एंड पासिस टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पास ऑन कर देता है। फिर वहां से हमने समझा था लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप होता है, एक एक जगह तक जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर वो ब्लड पहुंचता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? पंप्स ब्लड सो दैट इट कैन रीच टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, पूरी बॉडी पार्ट्स तक वो ब्लड पहुंचे। फिर वो ब्लड जो है हमने देखा था कि उन ऑर्गन्स से निकलता है, वीन्स में आता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है पूरा का पूरा वो हार्ट की तरफ वापस आता है। कौन से चेंबर में आता है? तो हमने समझा था ये राइट एट्रियम में एंटर करता है। तो राइट एट्रियम का क्या काम है? कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, ये बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को कलेक्ट करता है एंड पासिस टू राइट वेंट्रिकल, और उसको कहाँ पास करता है? राइट वेंट्रिकल पे पास ऑन कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आया है। Isn't it clear? फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल, अब लास्ट वाला चेंबर जिसकी बात कर रहे हैं, 4th चेंबर। तो ये राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है राइट एट्रियम से आता है,
और ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इस ब्लड को वापस कहाँ भेजता है, लंग्स की तरफ भेजता है, ताकि वहां पर इसको ऑक्सीजन जो है वापस से मिल जाए। तो कह रहे हैं इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, वो लंग्स की तरफ उस ब्लड को भेज देता है। तो ये भी हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। बस आपके लिए ये सारा आपको नोट डाउन करना है, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, ताकि आप एग्जाम टाइम पर इसको जल्दी से रिवाइज कर सको। फिर देखो क्या है हमारे पास में सेकंड टॉपिक। तो अभी 3 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक हमने समझ लिया, विच इज व्हाट, हार्ट। हार्ट के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया। मतलब सब कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा खासा एक जो नॉलेज हमें चाहिए था वो है अब हमारे पास में। सेकंड अब हम समझ रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। फिर थर्ड इसके बाद हम लोग समझेंगे मीडियम के बारे में, कि जो मीडियम जो बह रहा है, सर्कुलेटरी मीडियम इन ब्लड वेसल्स में बह क्या रहा है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ना, रेड से मैंने आपको बताया था, रेड से जो है हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाते हैं, डायग्राम्स जब ड्रॉ करते हैं यूजुअली, और ब्लू से हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाते हैं। लेकिन वैसे असल में ब्लड तो पूरा ही लाल होता है। हाँ, ये है कि थोड़ा जो है ना ब्राइट रेड है कौन सा हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, ऐसा करके थोड़ा सा शेड का डिफरेंस होता है, किसमें, रेड कलर के शेड में, ऑक्सीजनेटेड में और डीऑक्सीजनेटेड में। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जब जुड़ती है हीमोग्लोबिन में ही तो ही उसका कलर जो है एकदम रेडिश हो जाता है। ये है बात। तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स 3 तरह की हैं। कौन सी हैं? पहली है आर्टरीज हैं, दूसरी है वीन्स और तीसरी है हमारे पास में कैपिलरीज। तो पहले हम आर्टरीज के बारे में समझ रहे हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और प्लीज आप लोग ये मत लिखना एग्जाम में कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, ये गलत हो जाती है, क्योंकि एक्सेप्शन भी है। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है कि ये ब्लड को दूर ले जाती है हार्ट से टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ बॉडी के, सिंपल। फिर आप ले जाना, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स बिकॉज दे हेल्प इन द फ्लो ऑफ हाई प्रेशर्ड ब्लड कमिंग फ्रॉम हार्ट। जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स कैसी हैं, थिक वॉल्स होती हैं। क्यों होती हैं थिक वॉल्स, ये मैंने आपको बताया था। क्या होता है, हमारे हार्ट से ना हाई प्रेशर में ब्लड निकलता है बाहर। मतलब हमारा हार्ट इतना जोर से पंप करता है कि मान लो आपके पास एक टेनिस बॉल है ना, तो वो टेनिस बॉल को आप पिच खा दो, इतना जोर से पंप करता है। तो इतना जोर से जब ब्लड आगे जाता है ताकि पूरी बॉडी में पहुंच सके, तो जो पाइप है, जो आर्टरी है, वो मोटी होनी चाहिए ताकि उस प्रेशर को झेल सके। नहीं तो पता चले आर्टरी फट गई तो ह्यूमन की कुछ भी डेथ भी हो सकती है, कैन बी वेरी सीवियर। तो फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं हम लोग कि आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्स है बिकॉज दे हेल्प इन द फ्लो ऑफ हाई प्रेशर्ड ब्लड कमिंग फ्रॉम हार्ट। उनसे हाई प्रेशर वाला जो ब्लड आ रहा है हार्ट से वो पास होता है, इसलिए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास में सेकंड है, देखो क्या, वीन्स की बात अपन लोग कर रहे हैं। तो ये एक और हार्ट का डायग्राम बनाया है। देखो ये मैंने क्यों बनाया है, वैसे ये वाला जो है एकदम वैसा नहीं है। एंजियोग्राम एक चीज होती है, आपने एंजियोग्राफी सुना होगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो फिर डॉक्टर उनको एंजियोग्राफी करते हैं, देखते हैं कि ना उनके जो हार्ट है उसमें कितना ब्लॉकेज है या कितना कैसे है। तो उसमें एंजियोग्राम, आप नेट पे सर्च करना, आपका होमवर्क है ये वाला। एंजियोग्राम क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होता है, आप इसको समझना थोड़ा सा। तो हार्ट के ऊपर है ना हमें बहुत सारी ऐसे ब्लड वेसल्स जो हैं, कैपिलरीज जो हैं या बाकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखाई देती हैं। तो वो डायग्राम दिखाने के लिए बस मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए इसको बनाया है। तो सेकंड है वीन्स हमारे पास में। वीन्स क्या करती हैं, व्हाट डू दे डू, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। हमने पढ़ा था कि वीन्स क्या करती हैं, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स से जो ब्लड है उसको कलेक्ट करती हैं और उसको वापस हार्ट की तरफ ले आती है। अब देखना यहां पर समझते हैं अपन, आर्टरीज ले जाती हैं, वीन्स लेकर आती हैं। तो यूजुअली क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जो आर्टरीज में ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन एक जगह पर एक्सेप्शन है, मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग है ना थर्ड वाला यहां ऐड भी कर सकते हैं। इस जगह पे नीचे हम यहां पर एक और पॉइंट ऐड करके लिख सकते हैं। आप ये लिखना अपने आप से कि मोस्टली और यूजुअली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास में। कौन सा एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के लिए हमने देखा था कि वो हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाती है, लंग्स की तरफ ले जाती है। तो वहां पर ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड है वो भी आर्टरी। वो भी क्या कर रही है, ब्लड को दूर लेकर के जा रही है हार्ट से, गॉट इट। लेकिन
कैसा है वो वाला ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई है। फिर आप यहाँ देखोगे ना, तो सिमिलरली हम कह रहे हैं कि ये तो कलेक्ट कर रही है अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को, और फिर इसमें कह रहे हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन में, veins have valves that ensure the blood flows only in one direction, otherwise because of its low pressure it can flow backwards as well। इस पॉइंट को समझते हैं अपन थोड़ा सा। जैसे मान लो हमारे लेग्स हैं और लेग्स में से जो ब्लड है वो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है वापस, तो मान लो ये कोई वीन है। अब होता क्या है, इस वीन में हमारे पास में कुछ एक वाल्व्स होता है इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो वाल्व्स है ना, ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऐसा मान लो, कि ये ब्लड केवल इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाए, और अगर वापस नीचे जाना चाहे, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटी के कारण अगर मान लो वो ब्लड नीचे जाना चाहे ना, तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में कुछ एक मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो इस वाल्व को ब्लॉक कर देते हैं और ये ब्लड जो है यहीं इकट्ठा हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये वाल्व क्लोज भी हो सकते हैं और खुल भी सकते हैं, ताकि जो ब्लड है वो वापस नीचे की तरफ फ्लो ना कर जाए। समझना, हार्ट से तो जो ब्लड निकल के गया है वो बहुत सारे प्रेशर से गया है, तो वो ब्रेन तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन जो ब्लड मान लो वापस लौट के आ रहा है, उसके पास तो प्रेशर भी नहीं है, उसको तो कोई पंप करने वाली मशीन भी नहीं है, तो फिर बॉडी में इस तरह के वीन्स में हमें वाल्व्स देखने को मिलते हैं। आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी, जो कि इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना करे, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस से ना जाए। यहां समझना एक और पॉइंट है, देयर इज वन मोर पॉइंट, लिख सकते हो जो लास्ट वाले की तरह ही, कि वीन्स यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इन pulmonary vein we see that oxygenated blood is carried from lungs towards heart। हमने समझा था pulmonary vein फिर एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि pulmonary vein में ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से कहां आता है, हार्ट में आता है, हार्ट की तरफ आता है, तो लाने वाली जो पाइप है वो तो वीन है फॉर श्योर। लेकिन पल्मोनरी वीन कौन सी है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। ये हमारी बुक में भी दे रखा है क्वेश्चन। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स व्हिच यू शुड मेंशन। क्लियर हो गया क्या आपको? बहुत सिंपल है, छोटा क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो बढ़ रहे हैं आगे, हमारे पास में थर्ड है हमारे पास में कैपिलरीज। आप यहां पर देख पा रहे हो, आर्टरीज इस तरह से डिवाइड हो जाती हैं पतले पतले पाइप्स में, वो पतले पतले पाइप्स जुड़ करके वीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर नोन एज व्हाट? कैपिलरीज। ये जो बीच वाला है ये क्या कहलाता है? कैपिलरी कहलाता है। तो यहां पर देखो कैपिलरीज क्या है। कैपिलरी मैंने आपको बहुत बताया था, इंटरेस्टिंग नाम है अपने आप में। कैपिलरी को हिंदी में हम लोग कहते हैं केशिका। आप बोलोगे सर हिंदी में क्यों बता रहे हो? तो केशिका, केश आपने शब्द सुना होगा, केश बाल को बोलते हैं, तो बाल के जितना जो पतला पाइप है उसको हम लोग कह रहे हैं केशिका या कैपिलरी। दीज आर नैरो, वेरी नैरो, बहुत पतली हैं, थिन वॉल्ड। इनकी जो वॉल होती है कैपिलरीज की, मतलब जो पाइप की जो दीवार है वो सिंगल सेल की बनी हुई होती है, मतलब बहुत पतली वॉल होती है। ब्लड वेसल्स बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, मतलब ये क्या है? बहुत ही पतली थिन वॉल वाली जो है, सिंगल जो सेल है इनका, जो वॉल का, ऐसी वेसल्स हैं किसके बीच में? आर्टरीज और वीन्स के बीच में मौजूद ऐसे पाइप हैं, ये इतने पतले पतले। फिर कह रहे हैं हम लोग, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दीज वेसल्स। कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड, मतलब ब्लड से जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। गेटिंग इट? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जैसे ऑक्सीजन हमने ले रखा है तो वो ब्लड में डिसॉल्व हो गया है, अब वो ब्लड उसको ऑर्गन्स के पास देने गया है, तो अलग अलग सेल को क्या करेगा? ब्लड ऑक्सीजन दे देगा, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, जो डाइजेस्टेड फूड है उनको दे देगा, उनसे जो बाकी कचरा पट्टी है वो ले लेगा। तो ये सारा किसके थ्रू होता है? इनकी वॉल्स के थ्रू होता है, क्योंकि वो बहुत पतली है, वो सेमी परमेबल होती है, वो डिफ्यूजन हो जाता है वहां पर इजीली। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो कैपिलरीज के लिए ये पॉइंट है हमारे पास में 2 जो आपको ध्यान रखने हैं।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब अपन आगे भी बढ़ सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और यहाँ हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा नया सा ही लगे आपको, लेकिन पढ़ना तो है ही, आ जाओ। क्या तो थर्ड हमारे पास में जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, इस टॉपिक का, वो अपन पढ़ रहे हैं अब, वो क्या है? सर्कुलेटरी मीडियम। हमसे सिंपल में पूछे क्या बह रहा है नसों में, क्या बह रहा है? खून जोश है जवानी का नसों में, ऐसा बोलते हैं बड़े लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझना है कि ब्लड क्या। तो पहले तो हम समझें कि हमारे शरीर में जो भी बह रहा है वो सर्कुलेटरी मीडियम कहलाता है। अब इस मीडियम के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में। पहला कंपोनेंट है ब्लड। पहला कंपोनेंट क्या है, यहाँ ध्यान दो आप लोग, इट्स ब्लड। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास में? लिम्फ। हमें दोनों के बारे में ही थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब देखना, ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसके बारे में हमारी 10th की बुक में नहीं दे रखा है। उन्होंने ऐसा लिखा है, इसके बारे में तो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं और आपको याद है, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी बुक के राइटर्स मान करके चल रहे हैं, जो आपने 9th में पढ़ा था वो आपको याद है। और मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि आपने पढ़ा था लेकिन आप भूल गए हो, तो मैं वापस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। हमारी बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है? 10th में हमें पढ़ना है लिम्फ के बारे में और हमें पढ़ना है ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। इन दो चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। बाकी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं मैं आपको। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। पहला है ब्लड, तो ब्लड के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट कर, जोड़ने वाला टिश्यू है पूरी बॉडी को। और किस फॉर्म में है ये टिश्यू? ये टिश्यू फ्लूइड फॉर्म में है, मतलब बह सकता है ये, जबकि बाकी जैसे मान लो टिश्यूज हैं बॉडी के वो फ्लूइड फॉर्म में नहीं है। गॉट इट? फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो ब्लड है इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है। पीएच क्या होता है? आप में से फिर कुछ एक लोग क्वेश्चन करेंगे तो उनका आंसर बेटा ये है, पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब भी आप केवल इतना याद रखो, अगर पीएच की वैल्यू 7 होती है तो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होती है तो वो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा होती है तो वो बेसिक होता है या एल्कलाइन होता है। तो कहने का मतलब है जो हमारा ब्लड है वो कैसा है नेचर में? बेसिक नेचर का है या एल्कलाइन नेचर है इसका। ये एसिड और बेस क्या है ये हमें एक चैप्टर में केमिस्ट्री में पूरा पढ़ना है। अब अभी बस इतना सा ध्यान रखो। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो ब्लड के अगेन दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट है हमारे पास में ब्लड सेल्स। तो आपने अभी सबने सुना होगा कोरोना में प्लाज्मा डोनेशन की बात चल रही है बहुत ज्यादा, तो वो ये रहा प्लाज्मा। मतलब हमारे जो ब्लड बह रहा है ना अंदर, उसमें दो चीजें हैं, 55% प्लाज्मा है और 45% जो है उसमें ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो ब्लड है एक अडल्ट मेल में या फीमेल में, अडल्ट ह्यूमन में कितना होता है ये ब्लड, तो मैं यूं कहूंगा ये कुछ होता है 4.7 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर्स तक। लेकिन चलो अपन ऑन एन एवरेज जो है 5 लीटर्स मान लेते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 5 लीटर एक ह्यूमन बॉडी में जो है ब्लड होता है। अब इस ब्लड में क्या है वो देख रहे हैं अपन। 55% इसका क्या है हमारे पास में? प्लाज्मा। मतलब मान लो अगर हमारे पास में 10 लीटर ब्लड है बॉडी, मान लो फॉर एग्जांपल, तो 10 लीटर में से 5.5 लीटर हमारे पास में क्या होगा? प्लाज्मा होगा। और उस प्लाज्मा में क्या क्या है वो देखो। ये प्लाज्मा कैसा है? येलोइश लिक्विड है और इसमें 91 से लेकर के 92% तक वाटर है। मतलब जो 5.5 लीटर प्लाज्मा है, अगर 10 लीटर ब्लड है मान लो एक किसी बॉडी में, तो उसमें से 5.5 लीटर प्लाज्मा है और उसमें से भी उसका 92% तक वाटर है। मतलब लगभग उस पूरे 10 लीटर में से 4 लीटर जो है पानी है। हमारे ब्लड में कितना बड़ा कंपोनेंट पानी का है ये समझो आप। और 8 से 9% उसमें सॉलिड्स हैं। अच्छा, ये सॉलिड्स का क्या मतलब है? यहाँ पर ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मतलब इसमें हो सकता है हार्मोन्स हो, इसमें हो सकता है प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, ग्लूकोज हो, या हो सकता है फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, या ये जो चीज़ें जो हमने डाइजेशन के लिए गई बॉडी में, या हो सकता है कि जो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ एक अमाउंट हो इसमें, या हो सकता है कि जो हमारे वेस्ट सिक्रीट हुआ है बॉडी में, जो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में, तो वो वेस्ट मटेरियल भी इस ब्लड में होकर के बह रहा हो। तो ये सब कुछ इसमें रहता है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? बाकी 45% उसमें से क्या है हमारे पास में? ब्लड सेल्स है। मतलब अगर 10 लीटर किसी बॉडी में हम मान रहे हैं कि
ब्लड हो तो उसमें से 4.5 लीटर हमारे पास में क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। और ब्लड सेल्स फिर 3 तरह के होते हैं, ये आई एम श्योर आपको पता होगा। कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यू ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स, या इनको ब्लड सेल्स नहीं ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं और आजकल ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। और तीसरा है हमारे पास में ब्लड प्लेटलेट्स। इसके बारे में तो हमें पढ़ना है थोड़ा सा। इन दोनों के बारे में मैं बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं। कहते हैं हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि जो हमारी आरबीसीज हैं वो 120 डेज में नहीं बन जाती। तो मतलब 120 डेज, 4 महीने में ये आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल्स नए बनने लग जाते हैं, पूरे पुराने मर जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज की एज कम होती है, 10-20 दिन के आसपास होती है, नए नए बनते रहते हैं। अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें तो रेड ब्लड सेल जो है ना, ये वाला आपको जानकर के हैरानी होगी, जो आरबीसी है, ध्यान देना यहाँ पर, एक ब्लड की ड्रॉप अगर कहीं पर गिर रही है ना, मान लो यहाँ पर कट लगा यहाँ पर और एक बूंद यहाँ पर खून की गिर गई अंगुली से, तो उस एक ड्रॉप में देर आर अराउंड 50 लाख, 50 लाख कितना हो गया, 5 मिलियन सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में लगभग 50 लाख या उससे भी ज्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आरबीसी है ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल है, ऐसा हम कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल है ये। अच्छा, वैसे स्मॉलेस्ट सेल में थोड़ा झगड़ा है। स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल को भी बोलते हैं, मेल स्पर्म सेल को भी, और इसको भी बोलते हैं। अच्छा, कैसे, कौन है फिर इनमें से? यूं समझ लो, छोटा सा बताया ही है तो मैं बताता हूँ। ये है हमारा रेड ब्लड सेल और इस तरह से होता है स्पर्म सेल। अगर हम लोग ऐसे देखें, यू नो, विड्थ वाइज या लेंथ वाइज अगर हम देखें तो सबसे छोटा कौन है? रेड ब्लड सेल है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें कि कौन, किसका वॉल्यूम सबसे कम है, तो वॉल्यूम फिर स्पर्म सेल का सबसे कम होता है। तो दोनों में थोड़ा सा झगड़ा चलता रहता है, लेकिन हमसे इन जनरल पूछे तो हम आरबीसी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद है डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है? हमें पता है कि ये ना बीमारियों से लड़ाई करती हैं। एंटीबॉडीज जो होती है बॉडी में, ये डब्ल्यूबीसीज बनाती हैं। कोई भी पैथोजन वगैरह बाहर से आता है ना, कोई वायरस वगैरह, वायरस तो नहीं, कोई बाकी बैक्टीरिया वगैरह आता है, तो उसको पकड़ के डिशुम डिशुम करना उसको चालू कर देती है। और डब्ल्यूबीसीज का साइज थोड़ा बड़ा होता है, कोई फिक्स साइज नहीं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अपना शेप बदलती है अमीबा की तरह। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें बता दी मैंने यहाँ तक आपको, जो कि हमारे एग्जाम में हमसे नहीं पूछी जाएंगी। बाकी अब हम लोग चल रहे हैं ब्लड प्लेटलेट्स और लिम्फ की तरफ, जो कि हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, आपने सुना होगा ब्लड डोनेट करते हैं हम लोग, तो ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो कहते हैं 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, या जो पेशेंट है उसको 1 यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड कितना होता है? आपने सोचा कभी 1 यूनिट में ब्लड कितना होता है? तो देयर इज अराउंड, कोई फिक्स यूनिट नहीं है, बट देयर इज अराउंड 500 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 450 से ज्यादा होता है। लगभग आधा लीटर ब्लड जो है एक बार में 1 यूनिट अगर हम कह रहे हैं तो डोनेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो प्लेटलेट्स पर आ जाओ। देखो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कभी चोट लग जाती है, लगी, देखो इसको चोट लग गई, तो हम बैंडेड वैंडेड लगाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, चोट लगती है ना तो खून आता है शुरू शुरू में, लेकिन फिर थोड़ी देर में बंद हो जाता है, 5 मिनट में, 6 मिनट में। अगर चोट ज्यादा गहरी नहीं है तो 2-4 मिनट में खून बंद हो जाता है, और अगर चोट गहरी है बहुत ज्यादा तो 15-20 मिनट में वहां से खून बहना बंद हो जाता है। इजंट इट? ऐसा कैसे? तो ऐसा कैसे होता है? हमारे ब्लड में क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमने समझा था ना ब्लड सेल्स का तीसरा टाइप है। वैसे देखा जाए ना तो प्लेटलेट्स जो है रेड ब्लड सेल से भी छोटे होते हैं, लेकिन इनको सबसे छोटा नहीं बोलते। द रीजन इज क्योंकि ये पूरे सेल नहीं होते, ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब सेल के चिथड़े टुकड़े फुकड़े होते हैं, ये पूरे के पूरे सेल नहीं होते अपने आप में, इसीलिए इनको स्मॉलेस्ट सेल हम लोग नहीं बोलते। तो क्या कह रहे हैं, जब भी कोई इंजरी होती है ना, और क्या होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है वहां से, तो फ्रॉम द लीकेज, इन दैट केस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। तो उस केस में क्या होता है, प्लेटलेट्स सेल्स जो है ना, वो पूरी बॉडी में हर जगह पर ऐसे घूमती रहती हैं, ब्लड के साथ में हर जगह पर, मतलब आप ये समझो पुलिस की तरह घूमती रहती हैं। तो कहीं पर समझो कि क्या होता है, रोड खराब हो जाती है ना, रोड टूट जाती है, मान लो कहीं ब्रिज टूट गया, और अगर कोई उधर से चल जाएगा तो पता चलेगा नीचे गिर जाएगा पानी में, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, बैरिकेड्स लगा देते हैं उधर, और बोल देते हैं कि जो भी आ रहा होता है वहां से कहते हैं इधर से रास्ता बंद है, वापस जाइए, कहीं और जाओ।
तो सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स पुलिस वालों की तरह घूम रही होती हैं, फिर जहां पर ये देखती है ना लीकेज हो गया है, खून निकल रहा है शरीर के बाहर, तो वहीं पर खड़ी हो जाती हैं, वहीं पर ऐसे थक्का जाम कर देती हैं, चक्का जाम कर देती हैं, ब्लड को क्लॉट बना देती हैं और खून को आगे वापस भेज देती है कि चलो 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 यहाँ से रास्ता बंद है, तो ये ब्लीडिंग को रोक देती है। गॉट इट? विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग, क्या करती है? प्लग कर देती है द लीकेज बाय हेल्पिंग द ब्लड टू क्लॉट एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। मतलब क्लॉट बना देती है। क्लॉट का मतलब क्या होता है? थक्का बना देती है। आपने देखा होगा चोट जहां लगती है ना, वहां ब्लैकिश थोड़ा सा ऐसे डार्क डार्क हो जाता है बाद में, तो वो क्या है? वो इसके कारण होता है, तो क्लॉट बन जाता है और वहां से फिर ब्लड जो है वापस लौट जाता है, उस तरफ नहीं आता, बाहर नहीं आता। ऐसा कैसे होता है? इसमें ना काफी सारा फिब्रिनोजेंस होते हैं, वो एयर के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो कुछ रिलीज करते हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जो कि आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे नो डाउट, बट हमारी बुक में ये एक पैराग्राफ दे रखा है और ये आपको ध्यान रखना है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट है ये वाला, यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, प्लेटलेट्स को याद रखना है बेटा, और ये क्या काम करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। गॉट इट? इसके बाद में है हमारे पास में लिम्फ। तो लिम्फ के लिए भी देखो मैंने एक डायग्राम दिखाया है आपको, हमारी बुक का नहीं है डायग्राम, डोंट वरी एट ऑल। तो ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो ना कि जैसे हमारी बॉडी में, अब पहले चलो मैं आपको थोड़ा बता दूं, लिम्फ ना अलग ही चीज है। ब्लड मतलब जैसे ब्लड, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज है ना, ये अलग चल रहा है। तो एक तो सिस्टम ये वाला है, ब्लड वाला, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में, सिमिलरली लिम्फ सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो लिम्फ के लिए लिम्फ कैपिलरीज हैं, अलग अलग तरह के वेसल्स हैं, फिर वो अलग जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन फाइनली वो ब्लड में आकर के मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये लिम्फ है क्या? ये लिम्फेटिक सिस्टम है। वैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ब्लड के लिए अलग सिस्टम है हमारे पास में पूरा, तो वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ वेसल्स हैं उसी तरह से हमारी बॉडी में। लेकिन अब आप यहाँ पर समझना लिम्फ है क्या चीज, पहले तो वो समझो। तो देखो होता क्या है कि है ना, जब जो कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं, एक एक सेल से जो टिश्यू है अलग अलग, उनको जब वो ऑक्सीजन दे रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही होती हैं, डाइजेस्टेड फूड दे रही होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो ले रही होती हैं, तो उस बीच में क्या होता है कि है ना, टिश्यूज में बीच में ना इंटर जो है स्पेस होता है, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। मतलब एक टिश्यू में क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, तो उन सेल्स के बीच में खाली जगह भी होती है टिश्यूज में। तो अब क्या होता है, जब कैपिलरीज से लेना देना चल रहा होता है तो कुछ एक सामान जो है गिर जाता है बीच में, वो जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं टिश्यूज में, उनमें वो चीजें गिर जाती हैं काफी सारी। तो वो जो गिरता है ना, वो अब वो जैसे मान लो क्या होता है कि ना, छोटी छोटी नालियां हैं, अलग से पानी इकट्ठा हो रहा है उनमें, तो वो हो रहा है, अब उसको कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो सेटल करना उसको पड़ेगा, तो वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में आ जाता है इन टिश्यूज में। जो भी कौन सा फ्लूइड हो रहा है, लीक हो रहा है, गॉट इट? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। फिर आप यहां पर देखो, इट इज सिमिलर, ये किसके जैसा होता है? प्लाज्मा के जैसा होता है, लेकिन कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होता। प्लाज्मा जैसा है, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, बट इट इज कलरलेस। कलरलेस है और इसमें प्रोटीन का अमाउंट जो है वो कम होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन का अमाउंट कंपैरेटिवली जो है ज्यादा होता है। आगे देखो, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ जो है, अब ये जो लिम्फ है इकट्ठा हो गया है इंटरसेल्यूलर, सेल्यूलर स्पेसेस के बीच में, अलग अलग जो जगह हैं वहां पे, अब इसको कहीं इकट्ठा करना पड़ेगा और कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो ये सारा पतली पतली पाइप्स में वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, और उन पाइप्स को हमने बोल दिया लिम्फेटिक कैपिलरीज। ऐसा फ्रॉम द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, उन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में से ये कैपिलरीज में चला आता है। कौन सी कैपिलरीज? लिम्फेटिक कैपिलरीज। फिर वो जुड़ती हैं कैपिलरीज और क्या बनाती हैं? लार्ज लिम्फ वेसल्स वो बनाती हैं, बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल्स वो बनाती हैं। और फाइनली ये जो सारा है, आया तो ब्लड में से ही है, जाना ब्लड में ही चाहिए था कायदे से, तो फाइनली सारा का सारा जो है बड़ी वीन्स में जाकर के खुल जाता है, लार्जर वीन्स में जाकर के खुल जाता है, मतलब फाइनली जाकर के ब्लड में वापस से डिसॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। और एक छोटी सी बात है यहाँ पर, लिम्फ में क्या क्या होता है? डाइजेस्टेड और अब्सॉर्ब्ड फैट ट्रेवल करता है, डाइजेस्टेड फैट और अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन and drains excess fluid from extracellular spaces back into the blood। जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास में जो एक्सेस फ्लूइड है, जो भी ज्यादा फ्लूइड है, मतलब क्या क्या है देखो इसमें मेनली कह रहे हैं डाइजेस्टेड फैट और अब्सॉर्ब्ड फैट। हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट अब्सॉर्ब होता है,
है ना, और यहाँ डाइजेस्टेड जो फैट है वो भी अब्जॉर्ब हो ही रहा है, तो वो बेसिकली ट्रेवल किस में करता है, फैट वो लिम्फ वेसल्स में करता है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि फैट जो है किन में ट्रेवल करता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो हमारा आंसर वहां पर क्या होना चाहिए, लिम्फ। और साथ ही साथ में अगर कोई एक्सेस फ्लूइड है, कोई ज्यादा फ्लूइड है जो इधर उधर चला गया है बॉडी में, वो भी लिम्फ वेसल्स में इकट्ठा हो जाता है, लिम्फ का हिस्सा बन जाता है, और फाइनली वो आकर के वीन्स में उसको छोड़ देते हैं, और वीन्स जो है वापस से उसको ब्लड में पूरा मिक्स करके और वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको चलाती हैं। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लिम्फ का जो हमारी बुक में दे रखा है, और छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से एक आध नंबर का बनने के चांसेस रहते हैं। तो अब देखो क्या है हमारे पास में, अब तक जो हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज कर लें। तो उसके लिए हमारे पास बुक में क्या है, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमें एक डायग्राम बनाना है जो कि क्या है, एक स्केमेटिक डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, स्केमेटिक डायग्राम। स्केमेटिक का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं, बस वो डायरेक्शंस हमको दिखा रहा है, एक तरह से फ्लो चार्ट हो गया। तो हो सकता है एग्जाम में आपको बोले ड्रॉ अ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको वो वहां पर ये वाला डायग्राम बना करके आना है। अच्छा, इसको बना, ये बुक में ऐसा दे रखा है, हम थोड़ा सा इसको अलग करके भी बना सकते हैं। तो आ जाओ अपन इसको एक काम करते हैं, बना लेते हैं। तो देखो अब हम, भले ही जरूरी नहीं है जैसा हमें बुक में दे रखा है वैसा हार्ट बनाए, हम थोड़ा सा स्केमेटिक डायग्राम है इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक हार्ट बना सकते हो जो कि कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और इसके 4 चेम्बर्स बना सकते हो। अब 4 चेम्बर्स में से अंडरस्टूड है हमें कि ये है हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारे पास में राइट एट्रियम, और ये है हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, इजंट इट। तो ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट कोई डिटो डायग्राम नहीं है जैसा कि हमारी बुक में फिगर होता है, मतलब हमारी बॉडी में होता है ऑर्गन, वैसा फिगर नहीं है वो भी। तो सबसे पहले चलो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो तो हम लोग एक काम करते हैं, रेड कलर से ही दिखाते हैं कि जो ब्लड है यहाँ से हमारी बॉडी की तरफ जाता है, और बाद में जाकर के वो पतली पतली कैपिलरीज में जो है डिवाइड हो जाता है। तो ये ले जाने वाला पाइप जो है इसका नाम क्या है हमारे पास में, ऑर्टा। और ऑर्टा क्या है, एक आर्टरी है, तो हम चाहें तो लिख देते हैं कि ये एक आर्टरी है, और प्लस साथ ही साथ में हम कह सकते हैं कि इसमें कैसा ब्लड है हमारे पास में, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको हम सिंपली O2 लिख करके छोड़ देते हैं यहाँ पर। फिर ये जो है आगे जाकर के बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, और वहाँ से हमें पता है कि ये वापस से जो ब्लड है फिर इकट्ठा होता है बॉडी ऑर्गन्स से वेस्ट लेकर के, और ये सारे के सारे क्या हैं, बॉडी ऑर्गन्स है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बॉडी ऑर्गन्स। और ये ब्लड है ये यहाँ से वापस आता है, कहाँ आता है आप सबको याद होगा, राइट एट्रियम में आता है। और ये लाने वाले जो पाइप हैं, ये कौन सा पाइप है, इसको हम लोग वेना कावा कह सकते हैं। और बहुत सिंपल सी बात है, वेना कावा भी क्या है, वेन है। तो ये वीन्स लेकर के आती हैं, और ये ब्लड यूजुअली कैसा होता है, CO2 वाला ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट्स वेरी सिंपल। इसके आगे आप ही बता दो कहाँ जाएंगे अब अपन, हम लोग अब जाएंगे कैसा ब्लड लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। कहाँ से, ये ब्लड यहाँ से वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पुश करता है, वापस पुश करता है, कहाँ पुश करता है, इसको मैं यूँ जंप करा के ले जा रहा हूँ ताकि समझ में जाए, उस पाइप से कोई कनेक्शन नहीं है, और इसको ले जाता है लंग्स में। कहाँ पर ले जाता है, लंग्स में। तो अब अपन लंग्स भी बना देते हैं, मैं ऑरेंज कलर के लंग्स बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम लंग्स दिखा सकते हैं, 2 लंग्स हैं हमारे पास में। तो ये ब्लड यहाँ जाता है लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो पाइप इसको ले जाता है वहां पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, बोलो, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये सिमिलरली यहां पर भी, अब ये ब्लड गया है हमारा लंग्स में। अगर आप ब्रैकेट में चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 लंग्स, टूवर्ड्स लंग्स लिखो आप चाहो तो, और सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 बॉडी और टूवर्ड्स बॉडी, और यहाँ से 2 हार्ट भी आप लिख सकते हो इस वाले पाइप के लिए। अब ब्लड कैसा हो जाता है, वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है,
और ये ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है, वहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा कर के वापस से अपना सर्कुलेशन शुरू कर देता है। बस हमें पता है कि यहाँ पर जो ये वाला पाइप है ये क्या है, पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन। और ये पल्मोनरी वीन कैसा ब्लड लेकर के जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ लेकर के जा रही है, टुवर्ड्स हार्ट और टू हार्ट। तो इस तरह से एक स्केमेटिक डायग्राम जो है अगर हमें बनाने को कहा जाए तो हम इस तरह का भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो आप ऐसा भी बना सकते हैं कि ये शेप थोड़ा सा हार्ट जैसा बना दें। यहाँ पर लंग्स इन्होंने सीधे ही, मतलब जो लंग्स में अपन ने वो पढ़ी थी ना हमारे एल्वियोला, वैसा या कैपिलरीज जैसा शेप बना दिया, लंग कैपिलरीज जैसा डायरेक्ट वो बना दिया, और नीचे बॉडी ऑर्गन्स को इस तरह से दिखा दिया और लिख दिया कि ये क्या है, हमारे पास में नीचे कैपिलरीज हैं। तो आप ऐसा भी बना सकते हो। आई होप ये रिवीजन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपके दिल दिमाग पर छप चुका होगा। तो अपन मिलते हैं, फिर एक काम करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर अपन वहाँ देखेंगे कि प्लांट्स में फिर ये सर्कुलेशन जो है किस तरह से होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखिए, कोई डाउट हो तो हम तक ज़रूर से पहुँचाइए, कोई रिव्यू हो तो वो भी ज़रूर से पहुँचाइए। बाय बाय।